इस लिहाज से मेरा मानना है कि यहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई रहा है चुनाव में, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हिना साहब इसमें पिछड़ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये लगता है, या बहुत जनता के हिसाब से भी ये लगता है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब थी, जिस तरह से उन्होंने रणनीति अपनाई और जिस तरह से हर वर्ग को लेकर के वो साथ में चली और जिस तरह से हर वर्ग के लोग उनके साथ आए, इवन कविता सिंह के रिश्तेदार भी उनके साथ। अगर हमारे बीजेपी के मित्र उनको अगर भगवान नहीं कहें तो निश्चित रूप से अब तो भगवान को भी बुरा लगेगा। अच्छा। और तो और संबित पात्रा ने तो ये भी कह दिया कि भैया जगन्नाथपुरी के जो आपके भगवान हैं भगवान, वो मोदी जी के सबसे बड़े भक्त रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आप पास ये कहना चाह रहे हैं कि ईवीएम के द्वारा भी घोटालेबाजी बिल्कुल हो सकता है। अब क्या नहीं हो सकता है, पहले से स्ट्रांग रूम में रखा जा सकता है, पहले से उनके कार्यकर्ता हैं, पहले से उनके प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जिधर से चाबुक चलाना चाहते हैं वो चल जाएगा, आम कार्यकर्ता बस बाहर ही खड़ा रह के देखता रह जाएगा। ईवीएम के सहारे आप लोग 400 पार करना चाहते हैं? कुछ नहीं, सब बकवास है। अच्छा, ये जिस राज्य में हम जिस राज्य में हम हारते हैं वहाँ ईवीएम क्या हो जाता है? आप ये कैसे दावा कर रहे हैं? आप ये कैसे कर रहे हैं कि हम चुनाव जीत चुके हैं, 400 पार कर चुके हैं, जनता के मिजाज अब पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक मोदी मैं है, भगवान मैं है, जय श्री राम मैं है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब देखिए पूरा देश का मिजाज है और 400 पार हम कर चुके हैं। अब ये कितनी शर्म की बात है कि भगवान को हाथ पकड़ करके ला रहे हैं। अब क्या मतलब इसमें कहा जा सकता है भगवान को सेवक फिर चौकीदार और अब भगवान होने का दावा? देखिए, पूरे हिंदुस्तान की जनता उसे भगवान इसलिए मानती है कि जब कोरोना काल आया और भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है, अभी जब हम घूम रहे थे तो हमारी महिलाएं कह रही थी कि बाबा मोदी जी ना रहते तो उनकी जियती सना। हमारे मित्र को कोरोना काल ठीक से याद नहीं है, बक्सर में गंगा के तट पे तैरती हुई लाशें याद नहीं हैं, अपने कंधों पर अपने बच्चों की लाशों को ढोता हुआ मजदूर याद नहीं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक देख रहा है और आपको बता दें कि सिवान सहित पूरे देश में 7 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं और अब सभी की निगाहें जो टिकी है 4 जून पर टिकी हुई है और अब से एग्जिट पोल के नतीजे भी आने लगे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सिवान की राजनीति पे बात करेंगे। सिवान में जिस तरह से चुनाव लड़ा गया था, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हिना साहब ने कहा था कि सभी रंग हमारे हैं और इसी तरह लगातार कई सारे उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से जीत का दावा किया था। आप बता दें कि महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ने सिवान में एक साथ 7 दौरे किए थे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी तमाम अपने पूरे दल बल को लगा दिया था जदयू उम्मीदवार विजय लक्ष्मी कुशवाहा के समर्थन में। तो इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर एहतशाम साहब हैं जो कि कांग्रेस से हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अभिषेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं सिवान के। बीजेपी नेता अनुरंजन मिश्रा जी हमारे साथ और सिवान के एडवोकेट कबीर अहमद है। इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव से कि जो सिवान में चुनाव हुआ है, जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया, इस पर अभिषेक श्रीवास्तव क्या सोचते हैं? देखिए, करीब 2.5 दशक हो गए मुझे सिवान में पत्रकारिता करते हुए और इस दौरान मैंने लोकसभा चुनाव भी कई टर्म देखे हैं, करीब 5-6 बार लोकसभा चुनाव मैंने देखा है, कवरेज भी किया है। तो मेरा ये मानना है कि सिवान में पिछले करीब 5-6 टर्मों से जो चुनाव होते रहे हैं, यहाँ पे कोई जैसा कि कहा जा रहा है कि कई जगह ये लहर है, इस पार्टी का लहर है या उस पार्टी का लहर है, लेकिन सिवान में ये लहर काम नहीं करता है। मैंने ये देखा है कि सिवान में पिछले 5 टर्म से मैंने ये महसूस किया है, देखा है कि यहाँ सिवान एक ही मुद्दे पर लड़ा जाता है, वो है शहाबुद्दीन वर्सेज एंटी शहाबुद्दीन। हालांकि अब मोहम्मद शहाबुद्दीन हम लोग के बीच नहीं रहे हैं,
तो इस बार का चुनाव थोड़ा सा अलग हटकर हुआ है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया बनाम एनडीए पूरा देश चल रहा था, लेकिन सीवान में इस तरह के चुनाव नहीं, सीवान में किसी भी तरह का राजनीतिक मुद्दे काम नहीं करते हैं। यहाँ जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, और ख़ासकर सीवान चूँकि एक अपराध प्रभावित जिला रहा है, तो यहाँ जो मतदाता हैं, जो जनता है, यहाँ उन लोग का एक ही मत ये रहता है कि किसी न किसी तरह से अपराध का विरोध किया जाए चुनाव में। और पिछले जो भी चुनाव हुए हैं उसमें यही देखने को मिला है कि जनता चाहती है कि हम एक साफ और स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति को, नेता को चुने, और ऐसा ही होता रहा है। हालांकि इस बार का चुनाव थोड़ा सा अलग रहा है। बहुत सारे नए प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में थे, कुल 13 कैंडिडेट जो थे, लेकिन इनमें चूँकि 3 टर्म से हिना साहब चुनाव लड़ रही थी। उस समय वो आरजेडी की सीट से लड़ रही थी, और इस बार उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और काफ़ी मेहनत किया। इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार जो हिना साहब की चुनाव रणनीति थी वह बिल्कुल पहले के 3 चुनावों से बिल्कुल अलग थी। हालांकि इस बार उनके साथ उनके पति भी नहीं थे और न ही कोई पार्टी का सपोर्ट था। इसके बावजूद उन्होंने बड़े ही बेहतरीन ढंग से अपना चुनावी जो कैंपेन रहा, जो भी कुछ रहा, उन्होंने बहुत अच्छा किया। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि यहाँ जो जनता के बीच जो मुद्दे रहते हैं, विकास का मुद्दा आप कह रहे हैं, और विकास और अपराध से ज़्यादा मतलब ये रहता है कि किसी न किसी तरह से कोई आपराधिक घटना ना हो और स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति को चुना जाए। तो इस लिहाज से मेरा मानना है कि यहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई रहा है चुनाव में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हिना साहब इसमें पिछड़ जाएंगे। चलिए त्रिकोणीय मुकाबला की बात कर रहे हैं, बीजेपी से और नंदन मिश्रा जी, इनसे बात करते हैं। त्रिकोणीय मुकाबला की बात चल रही है, लेकिन आपके दल के जो नेता हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि आप लोगों की जीत हो रही है। नहीं, दावा नहीं है, कंफर्म है। जनता के मिजाज मोदी का मिजाज है, जनता के मिजाज भाजपा का मिजाज है, और जनता नरेंद्र मोदी को चाहती है, जो कलयुग के भगवान हैं। तो जनता जो है बूथों पर जब गई है तो सब लोग तीर छाप का बटन दबाया है, और सिवान में 52% मतदान हुआ है, जिसमें लगभग करीब 10 लाख मतदाता ने हिस्सा लिया है। 5,30,000 महिला मतदाता मतदान किए हैं, 470 पुरुष किए हैं। तो जो महिलाएं मतदान की हैं वो निश्चित रूप से हमारे पक्ष में मतदान किया है, नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में मतदान किया है, और जो पुरुष भी हैं अधिक से अधिक हमारे पक्ष में मतदान किए हैं। यानी हमारी संख्या जो है 4.5 लाख पार करेगा। विजयलक्ष्मी कुशवाहा को मत 4.5 लाख के करीब प्राप्त होंगे, और हम 1 लाख प्लस से चुनाव जीतेंगे। चलिए, दावा कर रहे हैं 1 लाख प्लस से चुनाव जीतेंगे, लेकिन डॉक्टर एहतसाम साहब से हम बात कर लेते हैं। कांग्रेस के नेता हैं, बीजेपी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि जनता का सोच ही मोदी का सोच है, मोदी का सोच ही जनता का सोच है, यानी हर चीज़ को मोदी जी से जोड़ना। आप कैसे देखते हैं? अब तो नेता उनके खुद ही अपने को डायरेक्ट कहते हैं कि वो बायोलॉजिकल नहीं हैं। उनके नेता तो खुद ही कहते हैं कि जब मेरी माँ जिंदा थी तो मुझे ऐसा लगता था, लेकिन जब मेरी माँ चली गई तब मुझे लगता है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, परमात्मा ने मुझे यहाँ अवतार के शक्ल में। अब तो प्रधानमंत्री का आलम क्या है, देखिए कैसे रंग बदला है। जिस तरह से गिरगिट रंग बदलता है ना, 2014 में जब वो बंदा आया था इस देश में तो उसने कहा था कि हम प्रधानमंत्री नहीं हैं, हम आपके सेवक हैं, हम प्रधान सेवक हैं। अब देखिए प्रधान सेवक का कैसे प्रमोशन आगे बढ़ता है। 2019 में जो 2014 में प्रधान सेवक के तौर पर अपना करियर शुरू करता है, गजब का प्रमोशन आगे है। 2019 आते आते वही व्यक्ति प्रधान चौकीदार के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और तमाम लोग मैं भी चौकीदार हूँ का नारा देने लगते हैं। प्रमोशन और आगे बढ़ता है, प्रमोशन की कहानी सुनिए, प्रमोशन और आगे बढ़ता है। 14 से जो व्यक्ति सेवक के तौर पर कैरियर शुरू करता है, वो 24 आते आते अपने को स्वयं भगवान डिक्लेयर कर रहा है, स्वयं। तो स्वयंभू अभी वो ईश्वर घोषित तो कर ही चुके हैं। तो अगर हमारे बीजेपी के मित्र उनको अगर भगवान नहीं कहें तो निश्चित रूप से अब तो भगवान को भी बुरा लगेगा। अच्छा। और तो और संबित पात्रा ने तो ये भी कह दिया कि भैया जगन्नाथपुरी के जो आपके भगवान हैं, भगवान वो मोदी जी के सबसे बड़े भक्त हैं। तो अब ये किस तरफ ये देश को ले जा रहे हैं? आप सेवक, पहले सेवक फिर चौकीदार, और अब भगवान होने का दावा। देखिए, पूरे हिंदुस्तान की जनता उसे भगवान इसलिए मानती है कि जब कोरोना काल आया और भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है, अभी तक हम घूम रहे थे तो हमारी महिलाएं कह रही थी
कि बाबा मोदी जी ना रहते तो हमकी जियती सना सब मोदी जी कोरोना में सुई दिवा देहनी, मोदी जी अनाज दे देहनी, मोदी जी हमके शौचालय दे देहनी, मोदी जी हमके आवास दे देहनी और मोदी जी हमने खाता में सीधे पैसा डाल देने बनी। तो अब की बारी बा मोदी जी के खाता में वोट डाले के, तो इसे हमनी के केहू के बहकाव में प्रलोभन में नहीं आए सन, जाके मोदी जी के खाता में वोट डालब सन। और सिवान के इतिहास बावे, देखिए सिवान की लड़ाई जन बावे, अपराध मुक्त सिवान बनाए के लड़ाई जन बावे। बात करेंगे सिवान के राजनीति पे। एडवोकेट कबीर अहमद मुस्कुरा रहे थे, कोविड की बात कर रहे हैं, मोदी जी नहीं रहते तो देश अनाथ हो जाता, इस तरह की बात कर रहे हैं। अब तो भाई जबान है, जबान में हड्डी नहीं होती है, जिसको जो चाहे जैसे चाहे मोड़ सकता है, बोल सकता है। कोई अकाउंटेबिलिटी अब किसी की रह नहीं गई है, ना किसी की क्रेडिबिलिटी रह गई है। तो आदमी अब आज़ाद है, अब कहाँ क्या बोलना है, किस तरह की बात बोलना है, नॉनसेंस की तरह बोलना है, नहीं बोलना है। अब हम लोग पढ़े लिखे हैं तो उसी हिसाब से हम बात करेंगे, डेटा के हिसाब से बात करेंगे। अब रही बात यहाँ पे जो सिवान की बात है, तो मेरे हिसाब से ये लगता है, या बहुत जनता के हिसाब से भी ये लगता है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब थी, जिस तरह से उन्होंने रणनीति अपनाई और जिस तरह से हर वर्ग को लेकर के वो साथ में चली और जिस तरह से हर वर्ग के लोग उनके साथ आए, इवन कविता सिंह के रिश्तेदार भी उनके साथ रहे, जदयू की प्रत्याशी जो रही हैं, जो एमपी रही हैं, अब उन्होंने भी समर्थन दिया, उनके रिश्तेदारों ने साथ में घूम रहे थे। तो ये क्या दिखाता है कि इस बार किसी का जादू नहीं है, इस बार विकास का जादू चलने वाला है। जो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने बहुत पहले विकास की नैया बहाई थी, विकास किया था, वो विकास वहीं तक ठप रहा। लोग अब उब चुके हैं, लोग अब फंसाने में नहीं फंसना चाहते हैं, जनता उब चुकी है। और जो रणनीति हिना साहब ने बनाई, अभिषेक श्रीवास्तव से बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब से पहले बात करते हैं। बीजेपी के नेता ने कहा है कि मोदी जी नहीं रहते तो देश अनाथ जाता। नहीं, सबसे आश्चर्य की बात है कि हमारे मित्र को कोरोना काल ठीक से याद नहीं है। बक्सर में गंगा के तट पे तैरती हुई लाशें याद नहीं हैं। अपने कंधों पर अपने बच्चों की लाशों को ढोता हुआ मजदूर याद नहीं है। ट्रकों में भर भर के गाय बैल जानवरों की शक्ल में शहर छोड़ता हुआ इंसान याद नहीं है। और ये भी याद नहीं है कि जब इंटरनेशनल मीडिया ने बताया कि 50 लाख कम से कम भारत में लोग मारे गए हैं, और ये भी याद नहीं है कि इस वक्त कितने ऐसे लोग हैं जो आज भी सर्किल अफसर के यहाँ आवेदन दे करके कह रहे हैं कि 4 लाख रुपया हमको भी मिलना चाहिए, और हम कोरोना में हमारा पति मारा गया, हमारा पिता मारा गया, हमारा बेटा मारा गया। सरकार ने कोरोना के डेटा के साथ चोरी किया है, सरकार ने इंसानियत को शर्मसार किया है। और जिस वैक्सीन की हमारे मित्र बात कर रहे हैं, जिस वैक्सीन की हमारे मित्र बात कर रहे हैं, वो अधकचरी वैक्सीन का आलम यह है कि आए दिन हमको सुनाई देता है कि कोई 30 साल का नौजवान एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है, कोई 35 साल का शिकार हो जाता है। रोहित सरदाना, जिसको कोई बीमारी नहीं हुई थी, राष्ट्रवादी चैनल का पत्रकार था, भाजपा के ही पक्ष में प्रचार करता था, लेकिन वो भी कोविड वैक्सीन का शिकार हुआ, उसने भी कोविशील्ड लगवाई। अब क्या हुआ, एस्ट्राजेनिका ने तो पूरे दुनिया के सामने, ये तो खुदा का शुक्र है कि मुकदमा लंदन के कोर्ट में चला और उसने पूरे दुनिया के सामने कहा कि जी हाँ, हमारे वैक्सीन लेने से ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक के केसेस होते हैं। और भारत में भी कोविशील्ड को विड्रॉ करने का प्रोसेस शुरू हो गया। लेकिन हमारे जो प्रचार मंत्री हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, ये चंदा दो धंधा लो में बिलीव करते हैं। और ये हमारे जो पूना वाला हैं, अडार पूना वाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक हैं, इसके यहाँ ईडी का जब छापा पड़ा तो 50 करोड़ रुपया इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और लगभग कई सौ करोड़ भाजपा को डायरेक्ट पैसा दिया। तो सुनिए, तो मैं कह रहा हूँ कि जल्दबाजी में एक खराब वैक्सीन को सिर्फ पैसा लेकर के देश की जनता के जान से खेलने का काम अगर किसी ने किया है तो बीजेपी की सरकार ने किया है। और आज पूरी दुनिया के सामने प्रमाणित हो चुका है, कंपनी खुद विड्रॉ कर रही है इस बात को एक्सेप्ट करते हुए। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मिसमैनेजमेंट था कोरोना में। अच्छा, ये बताइए क्यों मोदी जी क्यों इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं? देखिए, डॉक्टर साहब डॉक्टर हैं, 4 साल बाद उसका एक्शन रिएक्शन होता है। ये दुर्भाग्य है, चुनाव में ही क्यों आया? और ये सब फालतू का बकवास है जो कांग्रेस आकाश से लेकर पता तक घोटाला किया है, जिसका मंत्रिमंडल ही घोटाला में था 14 से आज तक।
माननीय प्रधानमंत्री का कोई आरोप बता दीजिए कि उनके घोटाला का आरोप लगा हो या उनके मंत्री पर आरोप लगा हो। प्रधानमंत्री बेदाग हैं और जनता उनको जानती है कि प्रधानमंत्री क्या हैं। इंजेक्शन से लोग मर रहे हैं, अभिषेक जी, चूंकि आपने ज़्यादा इस चीज़ों को देखा है और जाना है, इंजेक्शन से लोग मर रहे हैं, ये बता रही है टोटल बातें बकवास है। नहीं, हालांकि कंपनी भी मान दी इस बात को। अभी मैंने सुना इनकी बातों को। इन्होंने कहा कि चुनाव के समय में ही, तो चुनाव इंडिया में हो रहे हैं, लेकिन ये सारी बातें लंदन से शुरू हुई थी। लंदन में चुनाव नहीं हो रहा था और लंदन कोई भारत विरोधी, मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है कि भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए लंदन से ऐसा कुछ कार्य किया जा रहा हो कि वहाँ से बताया गया कि जो कोविशील्ड, ये कोरोना का जो वैक्सीन था दिया गया ये हानिकारक है। ये वास्तव में ये सच्चाई है, जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब ने भी ये कहा। ये खुद एक डॉक्टर हैं तो मुझसे बेहतर जानते हैं कि कौन सी दवा क्या करता है, क्या फ़ायदा करता है, उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। जब एक डॉक्टर इस बात को कह रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, खुद कंपनी ने भी स्वीकार किया है कि इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, तो उससे इनकार कैसे किया जा सकता है? और ये कोई चुनाव को प्रभावित करने वाली बात नहीं। इंजेक्शन वाला मामला आया, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मामला आया, ऐसे कई सारे मामलों का खुलासा हुआ है। क्या लग रहा है इस बार इसका असर पड़ने जा रहा है, क्योंकि चुनाव भी अब समाप्त हो चुके हैं, और इसका खामियाजा क्या लग रहा है आपको? बीजेपी को उठाना पड़ेगा एक बार फिर से सत्ता में बीजेपी जिस तरह कर रही है 400 पार लाने का काम करेगी? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड का खुलासा हुआ, नहीं तो देश की जनता नहीं जान पाती कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या है, इसके मार्फत क्या हुआ, कितना चंदा लिया गया। ये ऐसा कोई भी, मुझे लगता है कि कोई देश की जनता या आम आदमी कोई नहीं जानता था, किसी को जानकारी नहीं थी कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के वजह से ही उजागर हुआ सारा मामला, और अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि वैसी कंपनियां जो ब्लैक लिस्टेड थी, जिनसे भी चंदा लिया, हाँ, उनसे भी चंदा लिया गया, जिन पे कई तरह के पहले से आरोप लगे हैं, किसी पर ईडी का छापा पड़ रहा था और उससे फिर इलेक्ट्रोल बॉन्ड के मार्फत चंदा लिया गया और सारा कुछ मामला रफा दफा हो गया। तो कहीं ना कहीं इससे तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं या फिर उनकी जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं घेरे में आती है। हालांकि जांच का विषय है, मैं कोई इसके प्रति कोई सर्टिफिकेट नहीं दूंगा और नहीं इसके बारे में ज़्यादा बता पाऊँगा कि क्या है, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना असर पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा, असर पड़ेगा। चलिए, तो ये भी मान रहे अभिषेक श्रीवास्तव जी की चुनाव में इसका असर पड़ेगा। एक बात का मैं जवाब दे दूं, वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी साबित पार्टी होने का खुद ही प्रमाण देती है। अब सवाल ये है कि अब देख लीजिए ना, हेमंता बिश्व शर्मा की अभी तस्वीर सामने आ रही थी। जब वो बंदा कांग्रेस पार्टी में था तो बहुत बड़ा घोटालेबाज था, उसके ऊपर हज़ारों करोड़ के घपले का आरोप था। जैसे ही मोदी वॉशिंग पाउडर और भाजपा वॉशिंग मशीन के अंदर उसकी धुलाई हुई, शुद्ध सच्चा देशभक्त नीचे से निकला और उसको असम का मुख्यमंत्री बना दिया गया। जिस अजीत पवार के बारे में मोदी जी माइक पर खड़े होकर के वहीं आपके नागपुर की रैली में बता रहे थे कि 32,000 करोड़ के घपले का इन्होंने कृषि घोटाला किया, उस अजीत पवार के साथ मोदी जी अभी क्या सलूक कर रहे हैं आपको पता है? वहाँ की सरकार में अजीत पवार की क्या हैसियत है? शारदा चिट फंड घोटाला, मुकुल राय पूरे दुनिया में बदनाम हुए, भाजपा ज्वाइन किए, तो भाजपा ने इतना शानदार सिस्टम डेवलप किया है कि कहीं से भी कोई भी कुकर्म करके आइए, कोई भी पाप करके आइए, भाजपा एक शानदार आपको गंगोत्री वाला, गंगा वाला फीलिंग देगा। इधर से डुबकी मारिए, उधर से निकलिए, एकदम पाक साफ, एकदम सच्चा राष्ट्रभक्त देशभक्त बनाने की मशीन है। भाजपा वॉशिंग पाउडर, भाजपा वॉशिंग पाउडर तमाम। ये कांग्रेस का तो जनता ने सफाया कर दिया है, और कांग्रेस के लोगों के अंदर बखलाहट है। 60 साल देश को लूटा है, 60 साल भारत के सोने की चिड़िया को लूटा है, तो 14 साल में तो दाल गल नहीं रहा है, और आगामी 50 सालों तक दाल गलने वाला भी नहीं है। कांग्रेस का पूर्णतः सफाया, कांग्रेस तो लगता है कि 100 से नीचे रह जाएगा पूरा आईडी गठबंधन जो है। अच्छा वकील साहब, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही पता चला लोगों को इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पे कितना बड़ी धोखाधड़ी की गई है, इस तरह की बातें चल रही है, उसके बावजूद ये दावा कर रहे हैं कि 50 साल तक कोई सत्ता से हिलाने नहीं जा रहा है। अब तो ये लोग दावा कर रहे हैं, जब इनके प्रधान सेवक ही दावा अपने भगवान के अवतार का कर रहे हैं, तो ये लोग तो करेंगे ही, क्योंकि ये लोग इनके एकदम बिल्कुल ब्लाइंड सपोर्टर हैं। वो जिधर चल जाएंगे बैल की तरह आँख में वो लगा करके लोग चलते हैं। कोई रीज़न नहीं है इस तरह की बात करने का। आप ज़बरदस्ती कुछ भी बोल सकते हैं, आप मेरा मुँह थप्पड़ भी मार सकते हैं कि
नहीं, हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं। अब माइट इज राइट वाली बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी इलेक्शन हुआ है, जो परसेंटेज आया है वोटिंग का, और सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो उसमें से 4% का हेरफेर यानी 5 करोड़ वोट का हेरफेर आ रहा है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन मांगा है कि ऐसे हेरफेर कैसे आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट तो अपना काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास कहना चाह रहे हैं कि ईवीएम के द्वारा भी घोटालेबाजी करने बिल्कुल हो सकता है। अब क्या नहीं हो सकता है, पहले से स्ट्रांग रूम में रखा जा सकता है, पहले से उनके कार्यकर्ता हैं, पहले से उनके प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जिधर से चाबुक चलाना चाहते हैं वो चल जाएगा, आम कार्यकर्ता बस बाहर ही खड़ा रह के देखता रह जाएगा। ईवीएम के सहारे आप लोग 400 पार करना चाहते कुछ नहीं, सब बकवास है। अच्छा, ये जिस राज्य में हम जिस राज्य में हम हारते हैं वहाँ ईवीएम क्या हो जाता है? आप ये कैसे दावा कर रहे हैं? आप ये कैसे कर रहे हैं कि हम 400 चुनाव जीत चुके हैं, 400 पार कर चुके हैं, जनता का मिजाज अब पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक मोदी मैं है, भगवान मैं है, बहुत दिनों जय से श्री राम मैं है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब देखिए पूरा देश का मिजाज है और 400 पार हम कर चुके हैं। अब ये कितनी शर्म की बात है कि भगवान को हाथ पकड़ करके ला रहे हैं। अब क्या मतलब इसमें कहा जा सकता है भगवान को हाथ पकड़ करके समाप्त किए हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए उनको लाएंगे। पूरे देश की जनता चिल्ला रही है हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब हम बात करते हैं अभिषेक जी, ये जिस तरह की बातें कही गई, जो राम को लाए उनको लाएंगे, राम मंदिर का मुद्दा बनाया गया, धार्मिक कई सारे नारे लगाए गए, क्या ये चुनाव में कहीं किसी हिसाब से सटीक बैठता है? ये जब पत्रकार, आप क्या सोचते हैं? नहीं देखिए, अब तो इस पर भी कोर्ट ने संज्ञान लिया है और अब सबको नोटिस भी जा रहा है कि धार्मिक चीज़ों को लेकर ऐसी बयानबाजी हुई है चुनाव प्रचार के दौरान। हालांकि ये सब चीज़ें गलत है। एक बात मैं बताऊं कि जब सूर्य उदय होता है तो फिर उसका डूबना भी तय है, और मैंने देखा है कि बीजेपी पार्टी जब जब मुद्दे से हटकर चुनाव में अपना कोई विशेष नारा देती है, स्लोगन देती है, तो उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा है, चाहे वह साइनिंग इंडिया का रहा हो, फील गुड का रहा हो, और इस बार 400 के इस बार भुगतना पड़ सकता है। जी बिल्कुल। कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। देखिए, सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि आज जो चुनाव ख़त्म हो गया 7 चरण का, और 7 चरण के चुनाव के बाद पहले चरण से इस देश के प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को इतना प्रचारित किया कि देश के हर नौजवान के पास कांग्रेस का घोषणा पत्र की जानकारी पहुंच गई। अफसोस की बात क्या है कि बीजेपी के नेता को उनका घोषणा पत्र नहीं मालूम, बीजेपी के मंत्री को उनका घोषणा पत्र नहीं मालूम, बीजेपी के प्रधानमंत्री को भी शायद उनका घोषणा पत्र नहीं मालूम। बीजेपी के एक भी रैली में प्रधानमंत्री ने अपने घोषणा पत्र में नहीं बात करना मुनासिब समझा। ये अपने आप में हास्यपद है, ये अपने आप में वाकई घोर आश्चर्यजनक है कि प्रजातंत्र में जब भी कोई पार्टी सत्ता में रहती है तो वो अपने 10 साल का हिसाब देती है और आइंदा 5 साल का विजन पेश करती है। इस हुकूमत ने ये कहा था कि हम 2 करोड़ सालाना रोजगार देंगे। नरेंद्र मोदी जी को चाहिए था कि 10 साल के 20 करोड़ रोजगार का हिसाब देते। प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था कि 2022 में भारत के हर नागरिक का पक्का मकान होगा। ये डेटा पेश करते कि अब कहीं कच्चा मकान नहीं बाकी है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। प्रधानमंत्री इसके ऊपर बात करते। प्रधानमंत्री ने बेईमानी किया है इस देश के किसानों के साथ, इस देश के नौजवानों के साथ। और तो और जिस सेना का नाम लेकर 2019 का चुनाव इस हुकूमत ने लड़ा, उसके साथ इसने अग्निवीर जैसा गंदा खेल खेला। और अग्निवीर तक तो फिर भी चल जाए बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि इस सरकार ने शहादत का अपमान किया है, शहादत पर सौदा किया है। पुलवामा के 400 किलोग्राम RDX का जवाब अगर है भाजपा के अंदर तो ला करके बताए कि उस पूरे के पूरे सर्किल में जहां पर कि उस पुलवामा का जो कांड हुआ, उस वक्त जो विंग कमांडर ने रिटर्न एप्लीकेशन दिया था, सतपाल मलिक के पास भी कॉपी गई थी, सेना के पास भी कॉपी गई थी, और जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं कि हमको खतरा हो सकता है इस मार्ग से जाने में, हमको हेलीकॉप्टर दिया जाए। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश के गृह मंत्री को सेना के जवान के जान की चिंता नहीं थी, 2019 के चुनाव की चिंता थी। और 5 साल गुजर गया, 5 साल गुजर गया। आज
जो देवेंद्र सिंह पकड़ा गया वहां पर, उस देवेंद्र सिंह ने कबूल किया था कि मेरे तार बड़े बड़े लोगों से जुड़े हुए हैं। आज 5 साल गुजरने के बाद इस देश की जनता आज भी सवालिया नजर से सरकार को देखती है कि बताओ पुलवामा का गुनहगार कौन है। ये 400 किलोग्राम आरडीएक्स जहां के परिंदा पर नहीं मार सकता है, ये किधर से आया। लेकिन इस सरकार ने बेईमानी किया, सेना के साथ बेईमानी, किसानों के साथ बेईमानी, नौजवानों के साथ बेईमानी, और इन बेईमानों को 4 जून को इनके घर भेजने का काम, ये तो पहले ही झोला उठा करके ये कन्याकुमारी जा चुके हैं। इनका झोला पैक हो गया है, ये पहले ही झोला अपना पैक करके कन्याकुमारी, तो पहले ही कहते मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा। तो ये तो झोला गठबंधन को कितनी सीटें दे रहा है? 295 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आ रही हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इस देश में 22 से 25% जो SC ST की आबादी है, ये पूरी की पूरी आबादी ये आश्चर्यजनक परिणाम देने जा रही है। 2014 और 2019 में इस आबादी को लगा था कि इस देश के प्रधानमंत्री, ये बीजेपी की सरकार शायद इसकी जिंदगी में परिवर्तन ला सकती है, लेकिन इस सरकार ने संविधान के साथ, इनके साथ, आदिवासियों के साथ सिर्फ और सिर्फ बेईमानी का काम किया है। इस देश 295 से अधिक सीटें दे रहे हैं। अभिषेक जी, आपको क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन या फिर बीजेपी के 400 आंकड़े? नहीं, देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि अभी जो दौर चल रहा है ये NDA के लिए ही है, और हालांकि वो 400 पार का जो नारा है वो सक्सेस नहीं हो पाएगा, उतनी सीटें नहीं आएंगी, लेकिन मेरा मानना है कि 300 प्लस सीटें आएंगी और सरकार बनेगी इनकी। चलिए, मोदी जी झोला उठा के चल दिए हैं, ऐसा कह रहे हैं कांग्रेस के नेता। कांग्रेस के लोगों तो बेचैनी है, अब तो उनका पतन होना है। कहाँ से तो कहीं दिखाई पड़ रहे हैं क्या? अब देश में जो कहीं कहीं दिखाई पड़ रहे हैं, 4 जून के बाद दिखाई नहीं पड़े। कांग्रेस का पतन हो जाएगा, कांग्रेस का विलय हो जाएगा। कांग्रेस के लोग 100 से कम सीटें रहे, कांग्रेस तो 40 से 45 सीट में लाएगा, 40 से 45 सीट कांग्रेस का रहेगा। और जो गठबंधन है, ठगबंधन है, जो ठगबंधन है वो 100 नहीं पार करेगा, हम तो 400 पार कर रहे हैं। जनता का मिजाज है, जनता का एकदम मिजाज है। देखिए, अब आज्ञा में आए थे माननीय प्रधानमंत्री जी, लोग, जनता जो है रात में वहां पहुंच गई थी कि भगवान से भेंट करना है। रात में, एक दिन पहले रात में जनता पहुंच गई थी। क्या लग रहा है, कितनी सीटें दे रहे हैं आप इंडिया गठबंधन को? ये भाई सब कुछ आपके हाथ में है भाई। अब इसमें क्या रखा हुआ है? एजेंसी आपके पास है, सरकार आपके पास है, पैसे की ताकत आपके पास है। तो आप ऐसा सवाल ही मत पूछिए। ये सवाल पूछ करके हम जैसे लोगों को आप ठग रहे हैं। ये सवाल पूछने का राइट ही नहीं है। सब कुछ उनके पास है, बिल्कुल इनकी बात से मैं सहमत हूँ। 400 आ रहा है इन लोगों को, ये लोग सेट कर चुके हैं हर चीज, इनके पास हर चीज है, सेट कर चुके हैं आप लोग। देखिए, जो आदमी बेचैन होता है ना, बखलाहट होती है ना। आप कैसे इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं? कैसे इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप कह सकते हैं? इसका जनता की मिजाज है, जनता की मिजाज। पोलिंग इनका परसेंटेज उठा के देख लिया जाए। अब तुम कई जिले घूमे हैं, आपको आप बिल्कुल बक्सर घूम रहे थे। आप जानते हैं, जनता का मिजाज आप जानते हैं कि हमारे जितने भी जिले हैं, जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हो, मेरे हाथ के हैं। हम जैसे कोटी चाहें उधर से खेल सकते हैं। स्ट्रांग रूम में कितना सारा पहले से EVM मशीन रखी हुई है, कहाँ आपने चेक किया? EVM के भरोसे आप लोग आज भी हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए, जब विपक्ष का बखलाहट होता है तो EVM पर ठिकाना फोड़ा जाता है, और जब जीतते हैं राज्यों में तो ठीक होता है। जहां से EVM का इजाद किया गया, वहां तो EVM को बंद कर दिया गया। और उस देश से, स्पेन से, फ्रांस से हम लोग तो फार बेटर, मतलब पीछे हैं, मतलब बहुत पीछे हैं। तो वहां पे क्यों बंद कर दिया गया? और यहाँ पे जितनी बेरोजगारी है, जितनी आबादी है, जितने हर सड़क पे मस्जिद और मंदिर है, वहां पे EVM को लगा दिया गया है। चलिए, तो आप बता दें कि कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि 295 प्लस सीटें इस बार इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है। और एहतशाम साहब ने कहा है कि मोदी जी ऑलरेडी झोला उठा के निकल पड़े हैं कन्याकुमारी के लिए। बड़ी बात उन्होंने कही है। लेकिन आपको बता दें कि वही बीजेपी नेता मनोरंजन मिश्रा अभी भी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि 400 प्लस सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं, और कांग्रेस को 40 से 45 सीटें भी नहीं आने जा रही है। आपकी इस पूरे खबर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया तक। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का? आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए
हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्ट ए, निकट GD ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।